आज आपको एक ऐसे साइनाइड किलर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसा साइनाइड किलर जिसने 20 से ज्यादा नौजवान लड़कियों को अपना शिकार बनाया। वैसे वह साइनाइड किलर तो एक टीचर था, पर वह लड़कियों को अपनी बातों में फंसाकर उनसे संबंध बनाता, फिर उन्हें अबॉर्शन के बहाने साइनाइड खिलाकर लड़कियों को खत्म कर देता। ऐसा उसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 20 लड़कियों के साथ किया था। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर उसने 20 लड़कियों के साथ ऐसा क्यों करता था और कैसे 20 लड़कियों को अपना शिकार बना लिया, पर पुलिस अभी तक उसे क्यों नहीं पकड़ नहीं पाई थी। दोस्तों, यकीन मानिए पूरी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस साइनाइड किलर की पूरी कहानी। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जल्दी से वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, पुलिस के सामने साइनाइड मोहन का नाम सबसे पहले 2009 में आया था। दरअसल 17 जून 2009 को कर्नाटक के बटवाल तालुक के बेरियम गांव की रहने वाली अनीता मूल्य नाम की एक 22 साल की लड़की अचानक अपने घर से गायब हो जाती है। अनीता के गायब होने के बाद उसके परिवार और गांव वाले लगभग 2 दिनों तक अनीता को ढूंढने के लिए सारा शहर छान मारते हैं, मगर कहीं भी अनीता नहीं मिलती। अनीता के गायब होने की खबर शहर भर में फैल जाती है। गायब हुई लड़की अनीता का गांव कर्नाटक के दक्षिण कनाडा जिले के अंतर्गत आता था। किला उन दिनों सांप्रदायिक तनाव का केंद्र बना हुआ था। जब लड़की के गायब होने की खबर आती है तो कहा जाने लगता है कि लड़की के गायब होने का कारण कथित लव जिहाद हो सकता है। इस कारण बहुत सारे धार्मिक संगठन सड़कों पर उतर आते हैं और प्रशासन पर जल्द से जल्द लड़की को ढूंढने का दबाव बनाने लगते हैं। मामले की गंभीरता को समझते हुए जल्द ही अनीता को ढूंढने के लिए तत्कालीन सर्किल इंस्पेक्टर के नेतृत्व में हाई लेवल की टीम बनाई जाती है। फिर पुलिस वालों की कई टीम अनीता को ढूंढने के लिए निकल जाती है। सर्च ऑपरेशन के दौरान अनीता के गांव से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हसन शहर के इंटरसिटी बस स्टैंड के लेडीज टॉयलेट से अनीता का शव मिल जाता है। अनीता के शरीर पर किसी तरह के चोट का निशान नहीं था, मगर उसके मुंह से झाग निकल रहा था। देखकर लग रहा था कि अनीता ने शायद कोई जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस वाले शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अनीता के शरीर में साइनाइड पाए जाने की पुष्टि होती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा होता है कि अनीता ने जहर खाकर आत्महत्या की है, तो एक सवाल उठने लगता है कि अगर अनीता को आत्महत्या ही करनी थी तो वह भला अपने घर से 160 किलोमीटर दूर जाकर एक पब्लिक टॉयलेट में जहर क्यों खाएगी। इसी बात का पता लगाने के लिए पुलिस मामले की गहराई से जांच करने का फैसला करती है और सबसे पहले अनीता द्वारा इस्तेमाल किए गए फोन और अनीता के घर पर लगे लैंडलाइन फोन को कब्जे में लेकर जांच शुरू की जाती है। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को अनीता के सेल फोन से एक नंबर मिलता है जिससे अनीता को काफी कॉल किया गया था। जांच में पता चलता है कि यह नंबर अनीता के गांव से कुछ दूरी पर स्थित नदी केरी में रहने वाले श्रीधर नाम के एक व्यक्ति के नाम पर दर्ज है। अनीता की मौत से श्रीधर का कोई कनेक्शन है या नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस वाले अब श्रीधर के घर पर जाते हैं, मगर यहां आकर पुलिस वालों को एक हैरान कर देने वाली जानकारी मिलती है। दरअसल श्रीधर बताता है कि यह सिम वह नहीं बल्कि उसकी बहन कावेरी यूज कर रही थी। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि जब इस सिम का इस्तेमाल अगर कावेरी करती थी तो वह अब कहाँ है। जवाब में श्रीधर बताता है कि कावेरी 17 मार्च 2009 से ही गायब है। पुलिस वाले कावेरी के गायब होने की भी छानबीन करने लगते हैं। अब कावेरी द्वारा इस्तेमाल किए गए पर्सनल फोन की कॉल डिटेल्स भी निकल जाती हैं। जांच में सामने आता है कि कावेरी को 2 अननोन नंबर से काफी ज्यादा कॉल आते थे और उन पर अक्सर काफी देर बातें भी होती थीं। जब पुलिस उन दोनों नंबरों की डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है कि एक विनूठा नाम की एक महिला का है, जबकि दूसरा नंबर कासरगोड की रहने वाली पुष्पा का है। अब पुलिस वाले इन दोनों के घर भी जाने का फैसला करते हैं। इन दोनों के यहाँ पहुंचकर पुलिस वालों की हैरानी की कोई सीमा नहीं रहती है, क्योंकि पुलिस वालों को जानकारी मिलती है कि कुछ समय पहले ही दोनों लड़कियां अलग अलग समय पर अपने घर से गायब हो चुकी हैं। अब पुलिस पुष्पा और वीनूठा के कॉल डिटेल्स को खंगालती है तो पता चलता है कि इन दोनों के नंबर से भी आखिरी कॉल एक अनजान नंबर पर किया गया था। पुलिस उन नंबरों को भी ट्रेस करते हुए ओनर तक पहुंचती है।
तो पता चलता है कि उस मोबाइल नंबर से रिलेटेड लड़की गायब है। इस तरीके से एक के बाद एक लगभग 20 मोबाइल नंबर मिलते हैं, जिसकी जांच करने के बाद पता चलता है कि वह सभी 20 लड़कियां भी गायब हैं। यहाँ तक तो पुलिस को इतना समझ आ जाता है कि कोई एक ही व्यक्ति है जिसने एक के बाद एक 20 लड़कियों को अपना निशाना बनाया है। वह एक लड़की को मारता था और फिर उसके ही नंबर से अपने अगले टारगेट को कॉल करता था। मगर यह कौन कर रहा था, पुलिस इस बात से अनजान थी। अब पुलिस इसी सीरियल किलर की तलाश में लग जाती है। पुलिस को शुरू में शक होता है कि शायद कोई मानव तस्कर गैंग है जो मासूम लड़कियों को बहला फुसलाकर अपना शिकार बना रहा है। पुलिस शुरू में इसी एंगल से जांच करती है, मगर गहराई से जांच के बाद भी पुलिस को कहीं से भी लड़कियों की किडनैपिंग या तस्करी के सबूत नहीं मिलते हैं। पुलिस वाले अब फिर से पूरी ताकत से असली किलर तक पहुंचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। यहाँ तक कि बड़े स्तर पर पुलिस अपने मुखबिर को भी इलाके में फैला देती है, मगर कहीं से भी कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आती है। अभी पुलिस अपनी जांच में लगी हुई थी कि एक फॉरेंसिक रिपोर्ट से पुलिस को बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है। रिपोर्ट से पता चलता है कि अब तक जो भी 20 लड़कियां गायब हुई हैं, उन सभी के सिम कार्ड का इस्तेमाल जिस मोबाइल फोन में हुआ था, उन सभी का IMEI नंबर सेम था। यानी कोई एक ही व्यक्ति था जो लड़कियों की हत्या कर रहा था, फिर उनका सिम मोबाइल से निकालकर एक ही मोबाइल में यूज कर रहा था। तत्काल ही पुलिस IMEI नंबर के सहारे मोबाइल फोन के ओनर का पता लगाने की कोशिश में लग जाती है। बहुत जल्द पुलिस वालों को कामयाबी भी मिलती है। रिपोर्ट के मुताबिक पता चलता है कि जिस मोबाइल फोन में गायब हुई लड़कियों का सिम इस्तेमाल किया गया था, वह फोन कर्नाटक के मंगलौर के एक दूर के डेरेला कट्टे गांव में इस्तेमाल हो रहा था। पुलिस वाले पता करते हुए डेरेला कट्टे गांव तक पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर की मेहनत के बाद पुलिस वाले उस मोबाइल हेडसेट का इस्तेमाल कर रहे व्यक्ति तक भी पहुंच जाते हैं। थोड़ी सी पूछताछ के बाद उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया जाता है। हिरासत में लिए गए इस व्यक्ति का नाम पुरुषोत्तम था। पुलिस पूछताछ में यह व्यक्ति बताता है कि यह मोबाइल फोन उसका जरूर था, मगर अब यह मोबाइल फोन वह इस्तेमाल नहीं करता है, बल्कि उसने कुछ समय पहले यह मोबाइल अपने भतीजे को दे दिया था। भतीजे के बारे में पूछने पर वह व्यक्ति पुलिस वालों को बताता है कि मेरा भतीजा एक स्कूल मास्टर है और उसका नाम मोहन कुमार है। मोहन कुमार का नाम केस में आते ही पुलिस वाले अब मोहन कुमार की कुंडली खंगालना शुरू करते हैं। जांच में पता चलता है कि मोहन कुमार का जन्म 6 अप्रैल 1963 को कर्नाटक के एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था। इस परिवार में मोहन कुमार के अलावा मोहन कुमार के 2 भाई और एक बहन थी। मोहन कुमार के माता पिता तिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम किया करते थे। माता पिता जरूर मजदूर के तौर पर काम करते थे, मगर सभी बच्चे पढ़ने में ठीक थे और सभी पढ़ाई के बाद नौकरी करने लगते हैं। मोहन कुमार भी हाई स्कूल पूरा करने के बाद BA की डिग्री हासिल करता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद मोहन कुमार को 1984 के नवंबर महीने में सरकारी नौकरी मिल जाती है और बतौर शिक्षक उसकी पहली पोस्टिंग प्राइमरी स्कूल में होती है। इस समय मोहन कुमार की उम्र महज 21 साल थी। 1991 तक मोहन कुमार की अलग अलग प्राइमरी स्कूल में पोस्टिंग होती रहती है, मगर इतने कम समय में ही उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद 2 बेटों का पिता बन जाता है। बाहर से देखने में मोहन कुमार की जिंदगी किसी सामान्य आदमी जैसी थी, मगर धीरे धीरे उसकी जिंदगी में सब कुछ बदलने लगता है। साल 1991 के जून महीने में मोहन कुमार की पोस्टिंग अलाकेडी स्कूल में होती है। इस स्कूल में उसकी मुलाकात एक महिला शिक्षक से होती है। दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और फिर एक दूसरे को चाहने लगते हैं। मगर जब यह बात मोहन कुमार की पत्नी को पता चलती है तो घर में हंगामा खड़ा हो जाता है। बीवी के काफी समझाने बुझाने के बाद भी मोहन कुमार की लव स्टोरी नहीं रुकती है, बल्कि धीरे धीरे यह बात बढ़ती जाती है। बीवी से हुए झगड़ों की वजह से मोहन कुमार का मन घर पर कम और बाहर ज्यादा लगने लगता है। बाहर निकलकर वह अक्सर छोटे मोटे क्राइम करने लगता है। कुछ समय बाद मोहन कुमार का ट्रांसफर कर्नाटक के ही एक अन्य गांव के स्कूल में हो जाता है, मगर इसके बावजूद उसकी हरकतों में कोई सुधार नहीं होता है। कुछ समय बाद वह पूरी तरीके से एक अपराधी बन जाता है। इसकी शुरुआत उसने छोटे मोटे अपराध जैसे चोरी वगैरह से की थी, मगर धीरे धीरे उसने पूरी तरीके से एक अपराधी का रूप ले लिया। 1985 से लेकर 2003 तक के सफर में मोहन कुमार ने अपनी एक अलग ही दुनिया बना ली थी। इस दौरान वह स्कूल टीचर के अलावा धोखाधड़ी, चोरी जैसे अपराध भी करता रहता था।
इस दौरान मोहन कुमार ने कई लोगों को धोखाधड़ी कर पैसे ठगे थे। 2003 तक के इस सफर में वह 3 बार जेल की हवा भी खा चुका था। मोहन कुमार की हरकतों से परेशान होकर उसकी पत्नी ने भी उसे छोड़ दिया था, मगर उसका मन फिर भी नहीं भरा, क्योंकि इन सब से भी उसे ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। वह पूरी तरीके से अमीर बनना चाहता था। इसी बीच एक दिन उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है, जो इसे बताता है कि अगर ज्यादा पैसा कमाना है तो तुम्हें गोल्ड तस्करी के धंधे में उतरना चाहिए। इसी व्यक्ति की बातों में आकर मोहन कुमार भी गोल्ड तस्करी के धंधे में उतर जाता है, मगर यहाँ भी कुछ समय बाद यह बुरी तरीके से फंस जाता है। इसके बाद उसने फिर से एक बार गोल्ड तस्करी के धंधे को छोड़ दिया, मगर उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था। एक तरफ उसकी उम्र बढ़ रही थी और दूसरी तरफ पैसा भी नहीं था। इन्हीं दिनों उसकी मुलाकात एक और व्यक्ति से होती है, जो उसे एक नई स्कीम बताता है। दरअसल यह व्यक्ति माइनिंग कंपनी में काम करता था और उसने मोहन कुमार को बताया कि तुम किसी को भी बोलकर बुला लो और उसका सारा पैसा लूट लो और उसके बाद उसे साइनाइड देकर खत्म कर दो। तब तक मोहन कुमार के लिए यह शब्द अजनबी था, मगर मोहन कुमार इस व्यक्ति की बातों को सुनकर उसके पास जाता है और उससे इस प्लान को समझता है। प्लान सुनने के बाद उसे यह आइडिया काफी पसंद आता है और वह फैसला कर लेता है कि अब से वह इस प्लान पर ही काम करेगा। दरअसल वह अपने आसपास की ऐसी लड़कियों के बारे में पता लगाता था जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है और उनकी शादी नहीं हो रही है। फिर उन लड़कियों से मोहन कुमार अलग अलग नाम से मिला करता था और पहले दोस्ती करता था, फिर लड़कियों को मुफ्त में शादी का सपना दिखाता था। लड़कियां शादी से इनकार न करें, इसलिए मोहन पहले बातों ही बातों में लड़कियों की जाति पूछ लेता था और फिर अपने आप को भी उसी जाति का बताता था, क्योंकि मोहन कुमार लड़कियों के सामने खुद को बड़ा सरकारी अधिकारी बताता था और खुद को दहेज विरोधी भी बताता था। इसलिए लड़कियां अक्सर मोहन कुमार की बातों में आ जाती थी और फिर मोहन कुमार उन लड़कियों को कहता था कि घर में तुम्हारी जो भी ज्वेलरी है उन्हें लेकर आ जाओ और फिर हम शादी कर लेंगे। लड़कियां घर से ज्वेलरी लेकर मोहन कुमार के साथ चली आती थी। मोहन कुमार अक्सर लड़कियों को उनके घर से 100 से 200 किलोमीटर दूर ले जाकर रात भर होटल में रखता था, खूब मस्ती करता था और फिर सुबह मंदिर में चलकर शादी का बहाना करके सामान होटल में ही रखकर लड़की को बस स्टैंड तक लेकर जाता था। बस पर चढ़ने से पहले मोहन कुमार लड़कियों को कहता था कि पिछली रात हमने संबंध बनाए हैं, अगर प्रेगनेंसी हो गई तो समस्या हो सकती है, इसलिए बेहतर है कि तुम यह गर्भनिरोधक गोली टॉयलेट में जाकर ले लो। यह दवाई टॉयलेट में जाकर लेने के पीछे की वजह है। मोहन कुमार लड़कियों को बताता था कि यह दवाई लेने के बाद तुम्हें तुरंत जोर से यूरिन पास करने की इच्छा होगी। लड़कियां मोहन कुमार के झांसे में आ जाती थी और बाथरूम में जाकर वह दवाई ले लेती थी। वह दवाई असल में गर्भनिरोधक गोली नहीं बल्कि साइनाइड की गोली हुआ करती थी, जिसे खाते ही लड़कियां बाथरूम में ही तड़पकर मर जाती थी। इधर बड़े आराम से मोहन कुमार वहां से निकलकर होटल रूम पर जाता था, जहां लड़कियों ने अपनी ज्वेलरी रखी हुई थी। वहां से वह ज्वेलरी लेकर लापता हो जाता था और फिर अपने अगले टारगेट की तलाश में लग जाता था। अक्सर मोहन कुमार लड़कियों को घर से काफी दूर ले जाकर मरता था। इससे तरीके उसे काफी पैसा मिलता है। इसके बाद वह पहली बार 2003 में एक लड़की को अपनी बातों में फंसाकर उसके पैसे लेकर उसे साइनाइड देकर मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद वह इसी प्लान को फॉलो करता है और एक के बाद एक लड़कियों को अपनी बातों में फंसाकर उनके पैसे लूटकर उन्हें मौत के घाट उतारता है। आखिरकार पुलिस वालों ने कई महीनों की जांच के बाद यह जान लिया था कि मोहन कुमार ही वह सीरियल किलर है जो एक के बाद एक कई लड़कियों की हत्या कर चुका है। इसके बाद पुलिस वाले तत्काल ही मोहन कुमार को पकड़ने की प्लानिंग करने लगते हैं। मोहन कुमार काफी शातिर था, वह कभी भी अपनी असली पहचान नहीं बताता था और अपनी लोकेशन भी लगातार चेंज करता रहता था। जब पुलिस वालों ने उसकी कुंडली खंगाली तो यह भी सामने आया कि वह अब तक 4 महिलाओं से शादी कर चुका है। इन 4 महिलाओं से उसके 5 बच्चे भी थे, मगर वह कभी भी किसी एक जगह पर नहीं रुकता था। इसके बाद पुलिस वाले मोहन कुमार को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं और एक दिन इसी जाल में मोहन कुमार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस हिरासत में आने के बाद मोहन कुमार एकदम से पुलिस वालों के सामने टूट जाता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है। मोहन कुमार के कबूलनामे से पता चलता है कि उसने अब तक 20 लड़कियों की हत्या की थी और सभी लड़कियों को मौत के घाट उतारने के बाद वह उनका सिम अपने पास रख लेता था।
इस तरीके से पुलिस वालों ने साइनाइड मोहन को पकड़कर उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। वर्तमान समय में मोहन कुमार जेल में बंद है और उसे उम्र कैद की सजा हो चुकी है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, सचेत करना है। दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले।